साहब, मेरी साइकिल खराब हो गई है। आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दें प्लीज। आइए मैडम, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ये तुम गाड़ी जंगल की तरफ क्यों ले जा रहे हो? प्लीज मुझे उतार दो। पहले मेरा काम करो, फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तेरी जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे। प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम मुझे जानते नहीं हो। बस 2 मिनट का मेरा काम है, उसके बाद चली जाना। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। रिया सिंह एक जवान, दिलेर और निहायत खूबसूरत आईपीएस अफसर आज रात अपने करियर का सबसे खतरनाक और सबसे हसास खुफिया मिशन अंजाम देने निकली थी, जब उसे अपने असल रूप, अपनी वर्दी और अपनी पहचान को मुकम्मल तौर पर छुपा कर एक ऐसी औरत का किरदार निभाना था जिस पर देखते ही लोग तरस भी खाएं और शक भी ना करें। उसने अपने चेहरे पर मिट्टी मल रखी थी, बालों को बिखेर कर चेहरे के आगे गिरा दिया था, जिस्म पर पुराने, पोसीदा और जगह जगह से फटे कपड़े पहन लिए थे। उसकी सूरत देखकर कोई भी यही समझे कि ये रातों रात भटकती हुई कोई बेसहारा फकीरनी है। रात का आखिरी पहर था। वो अपनी चरचराती हुई पुरानी साइकिल पर दिल्ली की अंधेरी सड़कों पर आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान आगे कुछ पुलिस वाले नाका लगाकर खड़े नजर आए। दूर से उनके साए हैबतनाक दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वो करीब पहुंची, एक कांस्टेबल उसकी तरफ देखकर दूसरे से तंजिया हंसी के साथ बोला, कोई लगता है कोई भटकी हुई फकीरनी आ रही है, देख तो कैसी हालत है इसकी। जैसे ही रिया उनके पास पहुंची, एक कांस्टेबल तो ऐसे पागलों की तरह बीच सड़क पर आ खड़ा हुआ कि रिया को पूरी ताकत से ब्रेक लगाना पड़ा। वो उसे घूरे जा रहा था जैसे उसके वजूद में कोई राज छुपा हो। करीब खड़ी जीप में बैठे इंस्पेक्टर ने जब रिया को देखा तो उसकी आंखों में एक गंदी सी चमक आ गई। वो फौरन गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर उतरा। कौन हो तुम? उसने सख्त लहजे में सवाल किया। और इस वक्त कहां से आ रही हो? रिया ने नीची नजरें की, नरम लचकती हुई आवाज में जवाब दिया, साहब फकीर हूं, पूरा दिन मांगा था, अब घर जा रही थी। फकीरनी और इतनी खूबसूरत, ये कैसे मुमकिन है? ये सुनते ही बाकी पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगे। सड़क पर पहले ही अंधेरी रात का डर था, ऊपर से उनकी गंदी नजरों और कहकों ने माहौल को माजिद भारी कर दिया। रिया के दिल की धड़कन तेज होने लगी, मगर उसने अपने चेहरे पर वही कमजोर और बेबस तासुरात कायम रखे। इसी वक्त इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से 1000 का नोट निकाला और रिया के सामने लहराया, ये लो 1000, चलो मेरे साथ। रिया हैरान रह गई, मगर जानती थी कि मिशन के मुताबिक उसे ये सब बर्दाश्त करना है। वो अभी कोई जवाब दे भी ना पाई थी कि इंस्पेक्टर ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे साइकिल से नीचे उतार लिया। रिया के कदम डगमगाए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। गाड़ी में बैठो, इंस्पेक्टर ने सख्त हुक्म दिया। वहां जाकर बताता हूं बात क्या है। रिया डरती डरती जीप में बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। इंस्पेक्टर बोला, मेरे घर सफाई कर देना, इसी के लिए 1000 दिया है, काम के बाद छोड़ दूंगा। रिया ने झिझकते हुए कहा, ठीक है साहब। कुछ दूर जाकर उसने अचानक गाड़ी एक सुनसान कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। रिया के दिल में अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। चंद ही लम्हों बाद गाड़ी एक पुराने भूतिये जैसे खंडहर महल के सामने आकर रुक गई। इंस्पेक्टर ने रिया सिंह की तरफ मुड़कर एक अजीब सी सख्ती और सरसराहट भरी आवाज में कहा, अंदर चलो, यही सफाई करनी है। उसके लहजे में एक ऐसा एतबार और बेशर्मी थी जैसे वो इस जगह का मालिक नहीं बल्कि कोई दरिंदा हो जो अपने शिकार को आहिस्ता आहिस्ता घेर रहा हो। रिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये जगह हद से ज्यादा वीरान थी। रिया ने सोचा, यहाँ सफाई, ये यहाँ क्या खेल खेल रहा है? इंस्पेक्टर ने उसके शक को जैसे भांप लिया हो। उसने रिया का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे उस खंडहर महल के अंदर ले गया। अंदर एक नमी भरी बदबू थी, जैसे कई सालों से कोई वहां ना आया हो। सामने टूटी फूटी मिट्टी से भरी कीचड़ लगी सीढ़ी थी, जिसे देखकर ही कदम रखने से डर लगे। इंस्पेक्टर ने रिया का हाथ और सख्ती से थामा और बोला, चलो ऊपर। रिया ने कुछ न कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर एक बड़ा दरवाजा नजर आया जो अरसे से बंद पड़ा था। इंस्पेक्टर ने जल्दी से दरवाजा खोला और तेज लहजे में बोला, अंदर जाओ। रिया ने सांस रोककर कमरे में कदम रखा। वो आहिस्ता से इर्द गिर्द देखने लगी कि इस आदमी का असली इरादा क्या है। इंस्पेक्टर एक खतरनाक सोच के साथ उसके पीछे आने लगा। रिया ने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जैसे वो किसी भी लम्हे उस पर झपट पड़ेगा। रिया की नजरें कुछ पल के लिए सख्त हुईं। उस एक नजर ने जैसे उसे कुछ लम्हों के लिए रोक दिया। वो थोड़ा पीछे हटा, फिर अपनी जेब से एक
गंदा सा कपड़ा निकाला और रिया के हाथ में थमा दिया। ये फर्नीचर पर लगी मिट्टी साफ करो। रिया ने कपड़ा पकड़ा और फर्नीचर साफ करने की अदाकारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वो झुकी, इंस्पेक्टर आहिस्ता आहिस्ता सरकता हुआ उसके एकदम पीछे आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक गंदी, बदनुमा, मकरूह मुस्कुराहट थी जो अंधेरे में भी वाज़ेह दिखाई दे रही थी। रिया का दिल एक पल के लिए धक से हुआ। वो जान गई कि अब खतरा बिल्कुल सर पर है। लेकिन ठीक उसी लम्हे इंस्पेक्टर का फोन जोर से बज उठा। इंस्पेक्टर गुस्से से पलटा। आगे नाके पर खड़े कांस्टेबल फोन पर चीख रहा था, सर जल्दी आओ, यहां मसला हो गया है। इंस्पेक्टर ने गुस्से से अपना मोबाइल बंद किया और बड़बड़ाया, सालों ने सारा काम बीच में खराब कर दिया। फिर वो रिया की तरफ मुड़ा और बोला, चलो अभी ये सफाई छोड़ो, पहले काम निपटाएं, बाद में वापस आ जाएंगे। रिया खामोशी से उसके पीछे चली। गाड़ी में बैठकर दोनों वापस नाके पर पहुंचे। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से कुछ सरगोशियां की। फिर वो तेजी से रिया की तरफ आया और कहने लगा, चलो काम खत्म हो गया, अब चलते हैं। रिया के दिल में शक मजीद गहरा हो गया। वो बोली, मैं जा रही हूं, ये 1000 वापस ले लो। लेकिन इंस्पेक्टर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे नहीं नहीं, गाड़ी में बैठो, अभी सफाई भी तो करनी है, फिर छोड़ दूंगा तुम्हें घर तक। रिया ने दिल ही दिल में सोचा, देखती हूं ये दरिंदा आखिर कहां तक जाने की हिम्मत रखता है। अंदर बैठते ही इंस्पेक्टर ने गाड़ी को एक नई सिमत में मोड़ दिया। वो खुद से बड़बड़ाया, वो खंडहर तो ठीक नहीं, दूसरी जगह ले जाता हूं। रात अब पूरी तरह स्याह हो चुकी थी। गाड़ी सड़क छोड़कर एक और कच्चे भयानक रास्ते पर जाने लगी। रिया के दिल में हल्की सी घबराहट जरूर पैदा हुई, लेकिन वो एक आईपीएस अफसर थी, उसने अपने अजाब मजबूत रखे। इंस्पेक्टर ने जंगल के बीच में गाड़ी जोर से ब्रेक लगाकर रोक दी। रिया ने हैरत से पूछा, यहाँ? अब यहाँ क्या काम है, क्यों लाए हो मुझे? इंस्पेक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और अभी बताता हूँ। रिया मजबूरन उसके साथ चल पड़ी। चंद कदम चलने के बाद झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी कपड़े की बनी चौपड़ी नजर आई और रिया का शक अब डर में बदलने लगा। इंस्पेक्टर एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ रिया सिंह के करीब आया जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के चारों तरफ घूमने लगता है। रिया सिंह ने उसे खामोशी से देखा, मगर उसके दिल में हल्की हल्की घबराहट बढ़ने लगी थी। इंस्पेक्टर ने झोंपड़ी के सामने रुकते हुए कहा, चलो अंदर आओ, यही बात करनी है, यही काम है। यहाँ इस खंडहर जंगल में किस बात की सफाई होगी? उसके लहजे की सख्ती सुनते ही इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई, लेकिन वो फौरन संभल गया। उसने जल्दी से बात का रुख बदलते हुए नरम लहजे में कहा, अरे तुम भी ना फौरन गलत समझ लेती हो, रुक जाओ 1 मिनट, मैं समझाता हूँ। वो बिना कुछ और कहे झोंपड़ी के अंदर चला गया। वो खुद से बड़बड़ाया, जबरदस्ती करूंगा तो कहीं बाहर जाकर जबान ही ना खोल दे। ये क्या समझती है, ऐसे ही जाने दूंगा, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जब वो बाहर आया तो उसके चेहरे पर मनसूई संजीदगी थी। रिया ने हल्की हैरत से उसे देखा और पूछा, ये सब क्या माजरा है, यहाँ क्यों लाए हो? इंस्पेक्टर ने बात घुमाते हुए जैसे झूठ को सच बना रहा हो कहा, हमें इत्तेला थी कि यहाँ कोई बड़ा चोर छुपा है, लेकिन लगता है वो भाग गया, बस उसी लिए आया था चेक करने। रिया का शक और बढ़ गया। उसने गौर से इंस्पेक्टर की आंखों में देखने की कोशिश की, मगर उसने फौरन नजरें चुरा लीं। फिर वो तेजी से बोला, 1 मिनट, तुम यहीं रुकना, हिलना नहीं, मैं अभी आता हूँ। वो तेज कदमों से गाड़ी की तरफ गया। रिया दूर खड़ी सब देखती रही। उसके जहन में सवालों की गूंज थी। आखिर ये करना क्या चाहता है? जंगल, खंडर, झोंपड़ी और अब ये भागने वाली हरकतें। इतने में वो दोबारा नमूदार हुआ, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक लाल रंग का सूट था। उसने वो जोड़ा रिया की तरफ बढ़ाया और बोला, ये लो, ये वाला सूट पहन लो। रिया एकदम साखित रह गई। झोंपड़ी में जाकर पहन लो। रिया को दिल में कुछ भी ठीक महसूस न हुआ, लेकिन फिर भी उसने वो जोड़ा पकड़ लिया। देखती हूँ ये खेल कहाँ तक जाता है, वो दिल में बोली और झोंपड़ी के अंदर चली गई। जब वो बाहर निकली तो मंजर बदल चुका था। शोखलाल जोड़ा, लंबी चादर, उसके चेहरे की सादगी, आज सब ने मिलकर उसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा दिया था। वो वाकई बेहद सुंदर लग रही थी। इंस्पेक्टर जैसे ही उसे देखता है, वो चंद लम्हे तक बस उसे घूरता रहा, फिर जैसे जुनून में पागल होकर उसकी तरफ चलने लगा। वो जैसे ही उसके बिल्कुल सामने पहुंचा, रिया ने बहुत हल्के मगर मजबूत अंदाज में खांसी की। रिया ने बिना एक लफ्ज कहे फौरन रुख मोड़ा और सीधी गाड़ी की तरफ चल दी। रिया गाड़ी के पास आकर ठहर गई। इंस्पेक्टर एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ रिया सिंह के करीब आया। अब इंस्पेक्टर और रिया सिंह आखिरकार उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच चुके थे। जब उसने नीचे झांका तो वहां इतनी गहराई थी कि जैसे जमीन ही खत्म हो गई हो। नीचे बस अंधेरा
हवा का शोर और सैकड़ों फीट नीचे गिरते हुए पत्थरों की आवाजें। ये मंजर देखकर उसका दिल एक लम्हे को जोर से कांपा। इंस्पेक्टर ने उसे किनारे पर खड़ा देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। वो दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता एक शिकारी की तरह उसके पीछे बढ़ने लगा। जैसे ही वो उसके बिल्कुल करीब पहुंचा, उसने अचानक रिया सिंह की कमर को पकड़ा और बेहद आगे की तरफ जोर से खींच दिया। रिया सिंह का जिस्म एक लम्हे को हवा में डोल गया। वो पूरे वजूद के साथ हिल गई। वो फौरन पीछे मुड़ी। गुस्सा उसकी आंखों में पूरी शिद्दत से था। पागल हो तुम? अरे यार, मजाक कर रहा था। तुम तो सच में डर ही गई। रिया सिंह ने एक गहरी गुस्से से भरी सांस ली। वो किनारे से हटकर पहाड़ के बीच एक चौड़ी चट्टान पर जाकर खड़ी हो गई ताकि अपने हवास बहाल कर सके। इंस्पेक्टर भी उसके पीछे आया, कदम ब कदम। फिर वो भी चट्टान पर उसके साथ खड़ा हो गया। रिया सिंह ने सख्त लहजे में कहा, अब मैं पूछ सकती हूँ कि रात के इस अंधेरे में इस सुनसान पहाड़ की चोटी पर आने का आखिर मकसद क्या है? मकसद भी पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र करो, आओ मेरे साथ। अब वो पहाड़ के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। वहां एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी, खजूर की लकड़ियों और पुराने बोसीदा टाट से तैयार की हुई। रात की हवा उस टाट को जोर से हिला रही थी, जिससे झोपड़ी के करीब एक अजीब सी सरसराहट की आवाज पैदा हो रही थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर इंस्पेक्टर ने पीछे मुड़कर बुलंद आवाज में कहा, जल्दी आओ उधर। रिया सिंह कुछ लम्हे वहीं खड़ी सोचती रही, आखिर इस शख्स के दिल में क्या चल रहा है? मुझे मुहतात रहना है, लेकिन मिशन भी अधूरा नहीं छोड़ सकती। उसने अपने अंदर के खौफ को दबाते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और झोपड़ी की तरफ चलने लगी। जैसे ही रिया सिंह झोपड़ी के पास पहुंची, इंस्पेक्टर अचानक उसके बहुत करीब आ गया। उसने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा। उसकी गिरफ्त सख्त थी, उसके लहजे में लालच की नमी थी। तुम कब तक ये गरीब वाली जिंदगी जीती रहोगी? मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। तुम इतनी खूबसूरत, इतनी जवान हो, तुम्हें तो महल में होना चाहिए था, ना कि पुलिस की नौकरी में ख्वार होती फिरो। ये अल्फाज सुनते ही रिया सिंह के चेहरे पर एक संजीदा, सख्त और चुभती हुई निगाह आ गई। अब उसे बिल्कुल साफ समझ आ गया था कि इंस्पेक्टर का असल इरादा क्या है। वो धीरे धीरे अपने कदम पीछे हटाने लगी। इंस्पेक्टर उसकी हर हरकत देख रहा था। उसने भी उसके साथ ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जैसे वो उसे किसी दीवार के कोने तक ले जाना चाहता हो। रिया सिंह पीछे हटते हटते आखिरकार एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई जहां पहाड़ का किनारा खत्म हो रहा था। उसके पीछे हौलनाक गहराई थी। इंस्पेक्टर ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही लम्हे रिया सिंह उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी सांसों की आवाज उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। रिया सिंह ने एक भारी सांस लेकर अपने दिल को संभाला और आहिस्ता से कहा, शुक्र है बच गई। उसके बदन पर अभी तक लर्जा तारी था। वो खुद को संभाल ही रही थी कि उसने देखा इंस्पेक्टर के होंठों पर एक ऐसी खामोश भयानक मुस्कुराहट तैर रही थी, जैसे वो किसी बहुत बड़ी कामयाबी के करीब हो। रिया सिंह ने फौरन झोपड़ी के अंदर खड़े रहना मुनासिब न समझा। वो एक झटके से खड़ी हुई और तेजी से बोली, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती, चलें अभी चलते हैं। वो बाहर निकलने लगी ही थी कि अचानक इंस्पेक्टर उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसने उसके बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आवाज में दबाव भी था और लालच भी। एक मिनट रुको, जो काम हम यहाँ करने आए थे वो तो रह गया। रिया सिंह उलझकर उसकी तरफ देखती रही। कुछ लम्हों बाद रिया सिंह ने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम्हारे पास और भी जगहें हैं? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बहुत जगहें हैं। रिया सिंह ने गहरी नजर उस पर डाली और बोली, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहां कोई ना हो, और मुझे सिर्फ इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे और भी चाहिए। इंस्पेक्टर की आंखें चमक उठी। कोई बात नहीं, तुम्हें जितने चाहिए ले लेना। गाड़ी अब एक सुनसान पगडंडी पर दाखिल होने लगी। पगडंडी के आखिर पर एक वीरान दरगाह खड़ी थी, पत्थरों से बनी पुरानी दीवारें, टूटी हुई छत। इंस्पेक्टर ने अचानक दरगाह के बिल्कुल करीब गाड़ी रोक दी। रिया सिंह खुद गाड़ी से उतरी और मुस्कुराते हुए बोली, आओ चलते हैं। इंस्पेक्टर ने हैरानी और खुशी की मिली जुली नजर से उसे देखा। वाह, तुम्हें इस जगह से डर नहीं लग रहा? रिया सिंह ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, पैसों के आगे भला किस चीज का डर? इंस्पेक्टर हंसा और दोनों वीरान दरगाह के अंदर दाखिल हो गए। इंस्पेक्टर एक कोने में जाकर जमीन खोदने लगा। रिया सिंह चंद कदम पीछे खड़ी देखती रही। कुछ ही लम्हों में वो एक बड़ा सा बैग निकाल कर बाहर ले आया और रिया सिंह के हाथ में थमा दिया। रिया सिंह ने बैग खोला और उसके अंदर इतने पैसे थे कि उसकी आंखें हैरत से फट गईं। वो अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। इतने पैसे! वो इंस्पेक्टर के करीब आई
उसके लहजे में पहली बार नरमी थी। क्या ये भी मेरे होंगे? इंस्पेक्टर ने गर्दन हिलाकर कहा। बस तुम मेरी बात मानो, ये तो कुछ भी नहीं, आगे देखना क्या क्या है। रिया सिंह ने एक भारी सांस लेकर अपने दिल को संभाला और आहिस्ता से कहा, शुक्र है बच गई। उसके बदन पर अभी तक लर्जा तारी था। वो खुद को संभाल ही रही थी कि उसने देखा इंस्पेक्टर के होंठों पर एक ऐसी खामोश भयानक मुस्कुराहट तैर रही थी जैसे वो किसी बहुत बड़ी कामयाबी के करीब हो। रिया सिंह ने फौरन झोपड़ी के अंदर खड़े रहना मुनासिब न समझा। वो एक झटके से खड़ी हुई और तेजी से बोली, ये जगह मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती, चलें अभी चलते हैं। वो बाहर निकलने लगी ही थी कि अचानक इंस्पेक्टर उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसने उसके बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आवाज में दबाव भी था और लालच भी। 1 मिनट रुको, जो काम हम यहाँ करने आए थे वो तो रह गया। रिया सिंह उलझकर उसकी तरफ देखती रही। क्या काम रह गया है? इंस्पेक्टर की आंखों में एक चमक सी उभरी। आओ मेरे साथ। आता हूं। उसने कदम ऐसे बढ़ाए जैसे वो किसी खुफिया रास्ते को बहुत अच्छी तरह जानता हो। रिया सिंह कुछ लम्हे सोचती रही मगर फिर उसके पीछे गई। इंस्पेक्टर उसे पहाड़ के दूसरी तरफ ले जा रहा था। रास्ता तंग, ढलवान वाला और हल्का सा फिसलन भरा था। नीचे कहीं से उल्लू की आवाज आ रही थी और हवा जोर जोर से चल रही थी। हर कदम पर एक अनजाना खौफ था। कुछ देर बाद वो एक जगह पहुंचे जहां जमीन टूटी हुई थी और बिल्कुल दरमियान में एक गहरा गड्ढा बना हुआ था, जैसे किसी ने वहां बरसों पहले कुछ छुपाया हो। इंस्पेक्टर बात किए बगैर गड्ढे में उतरा। रिया सिंह हैरानी से उसे देखती रही। कुछ लम्हों बाद वो गड्ढे से एक भारी सा सूटकेस निकाल कर ऊपर ले आया। उसने सूटकेस को धूल से साफ किया, फिर रिया सिंह के इंतहाई करीब आकर उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। उसकी आवाज में अजीब सा रस था। अगर तुम चाहो तो ये सूटकेस तुम्हारा भी हो सकता है। ये कहते हुए उसने सूटकेस खोला। अंदर पैसों के नोटों के अंबार एक के ऊपर एक लबालब भरे हुए। हवा एकदम थम सी गई। रिया सिंह चंद लम्हे इस मंजर को समझ ही नहीं पाई। इंस्पेक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बस एक छोटा सा काम करो तो ये तुम्हारे भी हो सकते हैं। रिया सिंह के चेहरे पर अब एक हल्की मशकूक मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, लेकिन अभी यहां से चलो, आगे बात कर लेते हैं। इंस्पेक्टर फौरन मान गया जैसे वो इसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। वो दोनों वापस पहाड़ से नीचे उतरने लगे। रास्ता तारीक था, पत्थर फिसल रहे थे, हवा शोर मचा रही थी, मगर दोनों के जहन में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, पैसा। गाड़ी के पास पहुंचकर रिया सिंह का रवैया अचानक बदलने लगा। पैसे देखकर उसकी आंखों की चमक वाजह थी। वो मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर के करीब आई और आहिस्ता से बोली, क्या वाकई ये पैसे मेरे हो जाएंगे? इंस्पेक्टर जोर से हंसा। हाँ बिल्कुल। रिया सिंह बिना कुछ कहे खुद ब खुद गाड़ी में बैठ गई, जैसे अब वो ये खेल उसकी मर्जी से खेलने के लिए तैयार हो। वो बोली, आओ चलते हैं, कहाँ चलना है? इंस्पेक्टर भी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी दोबारा पहाड़ी रास्तों पर दौड़ने लगी। कुछ लम्हों बाद रिया सिंह ने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम्हारे पास और भी जगहें हैं? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बहुत जगहें हैं। रिया सिंह ने गहरी नजर उस पर डाली और बोली, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहां कोई ना हो, और मुझे सिर्फ इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे और भी चाहिए। इंस्पेक्टर की आंखें चमक उठी। कोई बात नहीं, तुम्हें जितने चाहिए ले लेना,